आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिंपैथी फॉर मिस्टर वेजेंस। तो चलो यार, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो इस मूवी में मेनली 4 ही कैरेक्टर हैं। रू, जो कि सियोल सिटी में रहता है, जो कि एक फैक्ट्री वर्कर है, लेकिन वो ना ही कुछ सुन सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है, मतलब कि वो एक तरीके से गूंगा और बहरा है। और इम, जो कि रू की बड़ी बहन है, और चा, जो कि रू की गर्लफ्रेंड है और एक अंडरग्राउंड ग्रुप की मेंबर भी है। और चौथे नंबर पे है पार्क, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो ये कहानी शुरू होगी रू और उसकी बड़ी बहन से, और धीरे धीरे बाकी के कैरेक्टर्स भी इस कहानी के साथ जुड़ते जाएंगे, जो कि इस कहानी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। और कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि रू की बड़ी बहन इम काफी बीमार है और उसे इमीडिएटली किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और यहाँ पर रू के पास पैसे तो हैं, लेकिन आजकल किडनी का डोनर मिलना आसान नहीं है और उसके पास समय भी कम है। इसलिए अब रू डिसाइड करता है कि वो खुद ही अपनी एक किडनी अपनी बहन को दे देगा और उनके किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन ब्लड टेस्ट के दौरान उन्हें पता चलता है दोनों के ब्लड ग्रुप्स अलग हैं, मतलब कि रू का किडनी उसकी बहन के कोई भी काम का नहीं है और उसकी बहन को वेट करना ही होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रू एक फैक्ट्री वर्कर है, तो पूरे दिन काम करके वो घर लौटता है, यहाँ पर उसे अपनी बहन का भी ख्याल रखना है। और यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही भाई बहन एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, जहाँ पर रू बोल नहीं सकता, लेकिन वो लिखकर अपनी फीलिंग्स को बयां करता है। और बचपन से ही उसकी बहन ने उसकी ये परवरिश की है, बिल्कुल एक माँ की तरह। और उसी की स्टडीज के लिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रू बचपन में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था और वो काफी अच्छी पेंटिंग भी कर लेता है। और उसी के सपने पूरे करने के लिए इम एक फैक्ट्री वर्कर बन गई। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन इम सीरियसली बीमार पड़ गई और डॉक्टर्स ने कहा था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। पर रू अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था और तब उसने अपना आर्ट स्कूल छोड़कर एक फैक्ट्री ज्वाइन कर लिया। और उसने अपनी बहन का जितना केयर हो सकता था उसने उतना किया, लेकिन बिना डोनर के इम कब तक जिंदा रह सकती थी। अब इम के शरीर में काफी ज्यादा दिक्कतें थी, जहाँ पर उसे अपने शरीर में हमेशा ही दर्द रहता था, पर हमेशा के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देना रू अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो लास्ट चेकअप के बाद रू उसे घर ले आता है और हॉस्पिटल वालों ने उससे कहा था कि डोनर मिलने पर वो उसे कांटेक्ट करेंगे। पर बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें एक परफेक्ट डोनर नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रू इसी बात पर काफी ज्यादा परेशान था और वो ठीक से सो भी नहीं पाता था और ना ही अपने काम में ढंग से कंसंट्रेट कर पाता था। और कभी कभी तो वो काम पे भी नहीं जाता था और इसी वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसने घर में इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपनी बीमार बहन को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। और वो हर रोज घर से निकल जाता था और थोड़ा इधर उधर भटकता था और कई हॉस्पिटल्स में जाकर इंफॉर्मेशन गैदर करता था। और बाकी का समय वो अपनी गर्लफ्रेंड चा के साथ बिताता था। और एक दिन जब रू एक पब्लिक टॉयलेट में था, तब उसे दीवार पे एक स्टिकर दिखाई देता है जिस पर लिखा था किडनी फॉर सेल, और उसके ऊपर एक नंबर भी लिखा था। कुछ गुंडे जैसे लोग इन स्टिकर्स को जगह जगह लगा रहे थे और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ब्लैक मार्केट के किडनी डीलर्स थे। अब रू ने सोचा कि उसे तो सिर्फ किडनी से मतलब है, चाहे वो कहीं से भी मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे डॉक्टर से तो कोई होप नहीं थी। तो वो उनसे कांटेक्ट करता है और उनसे मिलने भी जाता है और 2 आदमी उसे लेकर एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर रू को पता चलता है कि ये डीलर एक महिला है और यहाँ पर उनका एक ऑपरेशन थिएटर जैसा कुछ है और ये ग्रुप ऐसे ही ऑपरेट करती है। अब यहाँ पर वो लेडी रू से कहती है कि उसे 10 मिलियन वॉन देना होगा और उसके साथ अपनी किडनी भी, और इसके बदले में उसे अपने बहन के लिए किडनी मिलेगा। अब रू के पास पैसा तो था, लेकिन ये उसके बचाए हुए आखिरी पैसे थे जो कि उसने अपनी बहन एम के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। और अगर सिर्फ किडनी खरीदने में ही पूरा पैसा लग जाएगा तो आगे का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। अब रू रात भर बहुत सोचता है और सुबह डिसाइड करता है कि उसे ये ऑफर मंजूर है। पहले उसे किडनी तो मिल जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ जुगाड़ वो कहीं ना कहीं से कर लेगा। और वो अपनी बहन से कहता है कि फैक्ट्री में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है जो कि 3 दिनों तक चलने वाली है, जिसकी वजह से वो 3 दिनों तक घर नहीं लौटेगा, क्योंकि ऑपरेशन के लिए इतना ही वक्त चाहिए था। और अब वो उस बिल्डिंग में पहुंचकर उस लेडी को सारा पैसा दे देता है और उससे कहा जाता है कि ऑपरेशन आज ही होने वाला है। और यहाँ पर रू को बेहोश किया जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी बिल्डिंग में अकेला पड़ा हुआ है
वो लेडी और वो गुंडे सभी के सभी वहाँ से गायब हैं और उनका पूरा सामान भी। और यहाँ पर ऑपरेशन हो चुका था। उन्होंने रू से उसकी किडनी ले ली थी और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला था और वो वहाँ पर होपलेसली पड़ा हुआ था। और वहाँ पर उसके पास ना ही कुछ पैसे थे ना ही कोई कपड़े, बस उसकी जगह पर स्टिचेस लगे थे और खून बह रहा था। और उन लोगों ने उसके ऊपर एक बैंडेज तक नहीं लगाया था। अब उसकी बॉडी में तो दर्द था ही, पर दिमागी तौर पे भी रूह बिल्कुल टूट चुका था। और उसी हालत में वो नेकेड वहाँ से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। अब उसने इतना कुछ किया था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर चाह उससे बहुत ही नाराज थी कि उसने एक बार भी उससे डिस्कस क्यों नहीं किया। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब उन्हें आगे का सोचना था क्योंकि अब तो उनके पास पैसा भी नहीं है। तब यहाँ पर चाह उसे एक प्रैक्टिकल प्लान बताती है और उसका प्लान ये था कि वो रूह के बॉस की बेटी को किडनैप करेंगे और उसे छोड़ने का अमाउंट होगा 26 मिलियन वॉन और पैसा मिलने पर वो बच्चे को वापस कर देंगे। अब इसी बीच हॉस्पिटल से रूह को कॉल किया जाता है और डॉक्टर से मिलने पर रूह को पता चलता है कि फाइनली उन्हें डोनर मिल गया है जो कि परफेक्ट मैच है। पर ऑपरेशन अगले हफ्ते ही करना होगा, जिस वजह से इम को 5 दिन पहले ही एडमिट करवाना होगा। अब यहाँ पर उसकी बहन ठीक होने वाली थी और उसे तो यहाँ पर खुश होना था, पर ये बात सुनकर रूह और भी ज्यादा परेशान हो चुका था और उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि अगर उसने थोड़ा सा और इंतजार किया होता तो उसे आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी उसके पास मौका तो है लेकिन ना ही समय है ना ही पैसा। तो वो फाइनली चाह के प्रैक्टिकल प्लान को ही एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसका बॉस सच में बहुत ही अमीर है और उसके लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इन पैसों के बिना इम जिंदा नहीं रह सकती और चाह और रूह अगले दिन से ही अपने बॉस के ऊपर नजर रखने लगते हैं। लेकिन पहले दिन ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनका पूरा प्लान बदल चुका था। अब वो लोग रूह के बॉस के घर से कुछ ही दूर वेट कर रहे होते हैं और तभी वो देखते हैं कि रूह के बॉस से मिलने आया होता है उसका दोस्त पार्क, जो कि खुद भी एक बहुत ही फेमस कंपनी का मालिक है, यानी कि एक बिजनेस टाइकून। और उनके साथ उसकी बेटी यूसन भी है और वो लोग सभी कहीं घूमने जा रहे हैं। अब यहाँ पर पार्क अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि शायद उसकी गाड़ी के नीचे कोई आ गया था। और अब जल्दी से वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक आदमी जानबूझकर उनकी कार के नीचे लेटा हुआ था और उस आदमी का नाम होता है पेंग। और पार्क उसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है क्योंकि वो असल में उसी की कंपनी में काम करता है। लेकिन रिसेंटली उसकी लापरवाही की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ था, इसलिए पार्क ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब यहाँ पर पेंग पार्क से बहुत माफी मांगता है, उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है क्योंकि अगर उसे जॉब नहीं मिलेगा तो उसके 6 बच्चों को भूखा मरना पड़ेगा। उसकी बीवी तो कब की भाग चुकी है और अब ऐसी हालत में उसे दूसरी नौकरी कहाँ से मिलेगी। पर पार्क उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। पर पेंग भी काफी जिद्दी होता है और वो एक चाकू से अपना ही पेट काट कर सुसाइड करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता और पार्क उसे वहां से भगा देता है। अब ये सब देखकर रूह बहुत ही डर जाता है और वो सोचता है कि अगर वो लोग उसके बॉस के बच्चे को किडनैप करेंगे तो पहला शक तो उसी के ऊपर जाएगा क्योंकि उसके बॉस को तो पता है कि रूह उससे बदला लेने के लिए ऐसा कर सकता है। इसलिए उन्हें अपना प्लान बदलना होगा, ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा। और यहाँ पर वो प्लान करते हैं कि अब वो रूह के बॉस की बेटे को नहीं बल्कि पार्क की बेटी को किडनैप करेंगे क्योंकि पार्क के साथ उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है तो पुलिस को भी उन पर शक नहीं होगा। और वैसे भी पैसा मिलने के बाद वो लोग यूसुन को उसके पास वापस भेज देंगे और इसमें पुलिस इन्वॉल्वमेंट की तो जरूरत भी नहीं पड़ने वाली क्योंकि आजकल तो बहुत सारे केसेस में ऐसा ही हो रहा है जिसमें किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता। और अब ये लोग यूसुन को किडनैप कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर उस छोटी बच्ची को भी ये बात पता नहीं चलती और उससे बस इतना कहा जाता है कि उसके डैड कुछ दिनों के लिए काफी बिजी रहने वाले हैं, इसलिए यूसुन को कुछ दिनों के लिए उनके दोस्त रूह के घर में रहना होगा। और यहाँ पर यूसुन रूह की ये बात मान लेती है क्योंकि शक करने जैसा कुछ था ही नहीं और यहाँ पर उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। जहाँ पर कुछ समय चाह के साथ वो उसके घर में और बाकी के समय वो रूह के घर में रूह के साथ रहती थी। और रूह ने अपनी बड़ी बहन इम से कहा था कि यूसुन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से उन्हें कुछ दिनों के लिए यूसुन को अपने घर पे रखना होगा और इम ने भी उसकी बातों पर यकीन किया था। अब यहाँ पर रूह एक आर्टिस्ट होता है और कुछ बीन्स को कलेक्ट करके एक नेकलेस बनाता है और यूसुन को गिफ्ट करता है और उसी के साथ उसका एक फोटो क्लिक करता है और उस नेकलेस के बदले
उसे यूसन का डॉल मिल जाता है और ये डॉल यूसन का फेवरेट होता है जिसे उसके पिता ने गिफ्ट किया था। और अब यही डॉल रू पार्क को भेजता है एक लेटर के साथ जिसमें लिखा था कि उसकी बेटी उनके पास है और उसकी बेटी के बदले उसे 26 मिलियन वॉन देना होगा और पुलिस को कॉल नहीं करना होगा और उसे एक सुनसान जगह पर बैग रखने को कहते हैं। अब किडनैपिंग के वक्त यूसुन के पास एक मोबाइल था जिसे पार्क ने यूसुन को दिया होता है मुश्किल वक्त में फोन करने के लिए और उसी फोन का इस्तेमाल ये लोग कर रहे होते हैं पार्क से बात करने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि चाओ उसे फॉलो कर रही थी और हर एक स्टेप के बारे में उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। और जब फाइनली वो उस प्लेस पर जाकर पहुंचता है तब रू उसका फेस एक प्लास्टिक बैग से कवर करके उसे एक पोल से बांधकर पैसा लेकर भाग जाता है। और इधर घर में इम को रू की जेब से एक चिट्ठी मिलती है जो कि उसकी कंपनी की होती है जिस पर लिखा होता है कि उन्होंने रू को कंपनी से निकाल दिया है। और वो यहाँ पर कंपनी में फोन करती है और उसके कोवर्कर से बात करती है और वहाँ से ही उसे यूसुन के बारे में पता चलता है और वो समझ जाती है कि ये लड़की उसके किसी दोस्त की बेटी नहीं है और उसके किसी भी दोस्त का कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ और ये लड़की यहाँ पर ऐसे ही नहीं आई है और इसे जरूर रू ने किडनैप किया होगा। और उसे बहुत खराब लगता है कि उसकी वजह से रू को ये सब करना पड़ रहा है और अब वो अपने आप को एक बोझ समझने लगती है और अब उसके ऐसे हालत में जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं था। और अब रात में जब रू पैसा लेकर घर पहुंचता है तब वो बहुत ज्यादा खुश था कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। पर घर पहुंचते ही यूसुन उसे एक लेटर देती है और ये एक्चुअल में इम की सुसाइड नोट थी जिसमें लिखा था कि उसे पता चल चुका है यूसुन के किडनैपिंग के बारे में और ऐसी हालत में उसे जिंदा रहना मंजूर नहीं है। और उसका लास्ट विश यही था कि उसकी लाश को उसके फेवरेट जगह पर गाड़ देना। और ये जगह रू और इम दोनों की फेवरेट थी। वो बचपन में वहाँ पर एक साथ बहुत समय बिताते थे और रू उसी रात इम की लाश को ले जाकर उस रिवर बेट में दफन कर देता है। और वो अपने साथ यूसुन को भी वहाँ पर ले गया था क्योंकि उसे वो घर में अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब वो यहाँ पर गाड़ी में सो रही थी कि तभी एक पागल आदमी आकर उसके गले से नेकलेस छीनने की कोशिश करता है और तब उसकी नींद टूट जाती है और वो भागकर रू को बुलाने जाती है। और वो रू को जोर जोर से आवाज दे रही थी लेकिन रू तो सुन ही नहीं सकता। और इसी बीच यूसुन पानी में गिर जाती है और उस छोटी सी बच्ची को स्विमिंग भी नहीं आती थी जिसकी वजह से वो अपने आप को भी नहीं बचा पाई और वहीं पर पानी में डूबकर उस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। और यहाँ पर रू अपना काम खत्म करने के बाद जब पीछे मुड़ता है तब उसे पानी में यूसुन की लाश दिखती है और यहाँ पर वो पागल रू के गले से उसका वो नेकलेस छीन लेता है। लेकिन यहाँ पर रू को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बचपन में उसे वो पानी गहरा लगता था, इसीलिए उसे अभी भी डूबने का डर है। लेकिन वो फाइनली उस बच्ची को बाहर तो निकालता है लेकिन अब उसे पता नहीं है कि इसके बाद उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से सिंपली भाग जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड चा से जाके मिलता है। उधर लोकल पुलिस यूसिन की बॉडी को लोकेट करती है और पार्क को भी वहीं के लोग रेस्क्यू करते हैं जो वहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन इसके लिए उसे पूरी रात वहीं पर रुकना पड़ा और अगली सुबह जब उसे अपनी बेटी के बारे में पता चलता है तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है इस किडनैपिंग को इन्वेस्टिगेट करने। और फाइनली उस फोन को ट्रैक किया जाता है जिससे वो फाइनली उसी घर में पहुंचते हैं जहाँ पर रू इम के साथ रहता था। लेकिन अब घर खाली हो चुका है क्योंकि रू ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है। अब इसी वक्त पार्क को याद आता है पैंग के बारे में कि शायद इन सब के पीछे वही है, इसलिए वो उसके घर जाता है। लेकिन वहाँ पर जाकर उसे एक और सच्चाई के बारे में पता चलता है कि सच में पैंग की हालत बहुत ही खराब है। और वहाँ पर वो देखता है कि पैंग ने ऑलरेडी अपने पूरे परिवार के साथ जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। अब उनमें से एक छोटा सा बच्चा जिंदा था। तब पार्क जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करता है पर वो सरवाइव नहीं कर पाता। और यहाँ पर वो समझ जाता है कि क्लियरली पैंग इन सब के पीछे नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना सब कुछ प्लान करने की सिचुएशन में ही नहीं था। अब पार्क फिर से रू के घर में वापस जाता है और जब वो यूसुन की वो फोटो उस घर से मिलाकर देखता है तब उसे इस घर का वॉलपेपर जाना पहचाना लगता है। और कोइंसिडेंटली जब वो इस घर में था तो उसके बगल वाले कमरे में एक बंदा रेडियो सुन रहा था और रेडियो में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम है अफेक्शन। और रू और इम हमेशा इस प्रोग्राम को सुना करते थे और रू ने कई बार इस शो में चिट्ठी भी लिखी थी। और इम के गुजर जाने के बाद उसने कुछ पेंटिंग्स के साथ एक लेटर भी लिखा था। और अभी उस प्रोग्राम की होस्ट
वही लेटर रीड कर रही होती है और यहाँ पर पार्क उस रेडियो शो को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और उसे पता चलता है कि इस लेटर को लिखने वाले बंदे का नाम है रू और इस घर के मालिक का नाम भी रू है। और वो यहाँ पर इजीली गैस करता है कि इन दोनों में शायद जरूर कोई कनेक्शन होगा और वो सोचता है कि एटलीस्ट चांस लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो नेक्स्ट डे इस रेडियो स्टेशन में जाकर उस चिट्ठी के बारे में पता लगाता है और वहाँ पर उसे एक पेंटिंग मिलती है जो कि एग्जैक्टली उस दिन की सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही थी। और उसी पिक्चर से उसे पता चल चुका था कि इम की बॉडी कहाँ पर है और रिवर बेड से इम की बॉडी को पार्क ढूंढ निकालता है और इसी बात पर ऑटोप्सी से पता चलता है उसकी बीमारी के बारे में। और अब यहाँ पर पार्क हॉस्पिटल में जाकर पता करता है तो उसे पता चलता है कि इम को डोनर तो मिल गया था लेकिन पैसा ना होने के कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। और धीरे धीरे पार्क हर एक कड़ी को जोड़ता जा रहा था और अब उसे बदला लेना था। और इधर हम रू को देखते हैं जिसने उन ब्लैक मार्केट वाले डीलर्स को ढूंढ निकाला है और रू उनसे मिलकर उन सभी का खून भी कर देता है। और इतना ही नहीं, वो उन सभी के अंदर से उनकी किडनीज भी निकाल लेता है। पर इस लड़ाई में वो खुद भी जख्मी हो गया था। अब यहाँ पर पार्क को रू का पता चल चुका था तो चा को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। तब यहाँ पर पार्क उसके घर जाता है और उसे टॉर्चर करने लगता है, उसे मारता है, पीटता है और उसे करंट के झटके भी देता है। लेकिन चा के लिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पॉसिबल नहीं था तो वो वहीं पर मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले वो कहती है कि अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसके ग्रुप के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे और उसने ऑलरेडी उन्हें उसका फोटो दे दिया है। लेकिन पार्क को इस बात की ना कोई परवाह है ना कोई डर क्योंकि अभी उसे रू को ढूंढना है। और अब यहाँ पर पार्क उसके एक दोस्त को टॉर्चर करके रू के नए घर का पता लगा लेता है और अभी यहाँ पर वो उसी के नए घर में जाकर उसका वेट कर रहा है। अब यहाँ पर रू जैसे ही घर में पहुँचता है तो पार्क ने पहले ही उसके लिए ट्रैप बिछा रखा था और यहाँ पर रू उसके ट्रैप में फंस जाता है जिसमें फंसते ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर पार्क उसे पकड़कर ले जाता है उसी रिवर साइड पर जहाँ पर उसकी बेटी की मौत हुई थी। और यहाँ पर उसने रू को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था और यहाँ पर वो उसको ले जाकर पानी में फेंक देता है लेकिन अभी भी वो जिंदा था। तब पार्क उसे उसी के चाकू से स्टैब करके उसका खून कर देता है और उसकी लाश को छुपाने के लिए वो उसके शरीर को टुकड़ों में काट देता है। और इसके बाद वो उन टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरकर कहीं दूर ले जाता है। पर वो अपने जुर्म को छुपा नहीं पाता क्योंकि जिस वक्त वो उसकी लाश को गाड़ने के लिए जमीन खोद रहा था तभी वहाँ पर चा के ग्रुप के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पार्क को मार डालते हैं और शिकार और शिकारी दोनों की लाशें वहीं पर पड़ी होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये मूवी एक रिवेंज स्टोरी तो है लेकिन ये एक तरीके से क्लास डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाती है कि एक तरफ रू अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए और ये उसके लिए जीने और मरने के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें पार्क को जिसके लिए ये पैसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने एक एम्प्लॉय को हेल्प नहीं करना चाहता था। ये कहानी है एक हेल्पलेसनेस की जहाँ पर एक भाई को अपनी बहन के लिए अपना किडनी बेचना पड़ा लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा ही मिला। और ये कहानी हमें दर्शाती है कि हम एज ए इंडिविजुअल कितने कमजोर हैं। जहाँ पर पार्क जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो एक रू जैसे मामूली वर्कर की बात मानने पर मजबूर हो गया था। इस मूवी में कौन हीरो है कौन विलन कुछ भी ठीक से कहा नहीं जा सकता क्योंकि कभी लगता है कि रू एक असली हीरो है जो कि अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है लेकिन जब उसे जस्टिस नहीं मिलता तब वो रिवेंज भी लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक विलन भी है क्योंकि उसने अपने मतलब के लिए एक इनोसेंट को किडनैप भी किया जिसमें उसका वैसे तो कसूर नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो यूसन की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूसन का पिता एक रिवेंजर है क्योंकि उसे अपनी बेटी का बदला लेना था। लेकिन लास्ट तक क्या होता है सभी को लगता है कि उसने अपना बदला ले लिया लेकिन ये चेन ब्रेक ही नहीं होता। एक के बाद एक बदला लेने के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है।